नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज पर परिचर्चा करेंगे। चतुर्भुज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चतुर्भुज में हमको इसके अंदर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा होगा तो प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो पहले आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है विभिन्न क्वाड्रिलेटरल का, ट्रायंगल का, इसके बाद एंगल का, बहुत सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको अच्छे से आप समझ लीजिए। इसके बाद दोस्तों जो है हम लोग जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आएंगे तो उसको अच्छे से कर सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारा क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, चतुर्भुज चार रेखाखंडों से एक घिरी हुई आकृति है। चार रेखाओं से या चार रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यह समतल रेखीय आकृति है। चतुर्भुज 2D में आता है, 2 डायमेंशनल शेप में, द्विविमीय आकृतियों में चतुर्भुज है। तो दोस्तों आपको याद रखना है चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चतुर्भुज मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है आयत, जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। दूसरा वर्ग, जिसे हम स्क्वायर कहते हैं। तीसरा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, जिसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। चौथा दोस्तों समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, जिसे हम रंबस कहते हैं। पांचवा दोस्तों समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, जिसे हम ट्रिपेजियम कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, पहला प्रकार है आयत, दूसरा वर्ग, तीसरा समांतर चतुर्भुज, चौथा समचतुर्भुज और पांचवा है समलंब चतुर्भुज। तो दोस्तों आइए एक के बाद एक प्रकार के चतुर्भुज पर हम परिचर्चा बारी बारी से करते हैं और इसके विशेषताओं को हम विशेष रूप से समझ कर रखेंगे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारा क्वेश्चन न छूटे इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हमें याद रखना पड़ेगा। आयत की सारी प्रॉपर्टी हमें मालूम होनी चाहिए, वर्ग की सारी प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, समांतर चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, समचतुर्भुज की, और इसी प्रकार समलंब चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टी हमें मालूम होना चाहिए। उसके अंदर क्या होता है अगर हमको सब सारी विशेषताएं उसको मालूम है तो हम प्रश्न को भी इजीली कर सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षा हमारा प्रश्न भी नहीं छूटेगा। दोस्तों ये टॉपिक जो है ये एकेडमिक स्टूडेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और एकेडमिक स्टूडेंट भी इसको अच्छे से अगर समझ लेंगे तो आने वाले समय में जब वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रकार का चतुर्भुज आयत, आयत पर हम डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आयत, चतुर्भुज में पहला प्रकार जो है वो आयत है। तो आयत क्या होता है अच्छे से आप समझिए। यहाँ पे दोस्तों एक फिगर हमने यहाँ पे डेवलप किया है, बनाया है। तो ये जो है दोस्तों एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में आयत क्या होता है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर और बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पर जो चतुर्भुज हमने बनाया है, इस चतुर्भुज में यदि सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर और बराबर हों तो यह चतुर्भुज आयत कहलाएगा। तो हम मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे,
ये बराबर आपका BC हो जाए, AD भुजा BC के बराबर हो जाए और AD भुजा BC के समांतर हो। इसी प्रकार AB भुजा यह CD के बराबर हो जाए और AB भुजा CD के समांतर हो, तो ये चतुर्भुज आयत कहलाएगा। याद रखना है आपको कि आयत के शीर्षों के कोण समकोण होते हैं। इसका मतलब दोस्तों हुआ कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर, कोण D बराबर 90 डिग्री। तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं और शीर्षों के सम्मुख कोण समकोण होते हैं। इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, इसकी प्रॉपर्टी है, विभिन्न बुक्स में अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, डिफाइन किया गया है, बट यहाँ पर आपको इजीली समझ लेना है कि ये बोर्ड भी हमारा आयत है। सम्मुख भुजाएं जो है एक दूसरे के समांतर और बराबर होंगी और शीर्षों के सम्मुख कोण समकोण होते हैं। अब आयत की विशेषताओं पर हम परिचर्चा कर लेते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आपसे कोई भी विशेषता छूटने न पाए। और विशेषता को अगर हम अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे। पहली विशेषता दोस्तों जो आपको याद रखनी है कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के डायगोनल बराबर होते हैं। कॉपी और पेन पर जो मैं कॉपी पर पेन से लिखते रहिएगा, क्योंकि जो मैं बताता हूं वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो चूंकि मैं बोल देता हूं तो फिर उसको समझाता हूं, तो आप लिखते चलेंगे तो और बेहतर समझ में आएगी। यहां पर दोस्तों हमने एक आयत बना दिया ABCD। अब आपको स्पष्ट हो चुका है कि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होंगी, शीर्षों के सम्मुख कोण समकोण होंगे, तो इसके विकर्ण बराबर होते, तो विकर्ण सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा होती है। जैसे यहाँ पर पहला विकर्ण आपका AC होगा और दूसरा विकर्ण BD होगा, तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। हम कह सकते हैं, इसका सेंस क्या हुआ कि AC विकर्ण जितना होगा उतना ही BD विकर्ण होगा, तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, चतुर्भुज दे देता है कि निम्न में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, 4 विकल्प बना देता है, तो आपको याद रखना है कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। और कि अगर विकर्ण की माप देनी है तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज में ये विकर्ण का वर्ग जो होता है यह आधार का वर्ग और ये लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं BD वर्ग बराबर दोस्तों, अगर इसकी लंबाई L मान लिए आयत की और चौड़ाई को हम 20 रिप्रेजेंट कर दें तो आयत का विकर्ण हो जाएगा। आप देखिए जो है BC का मान L वर्ग और CD का मान B वर्ग, तो यहाँ से BD बराबर √L वर्ग प्लस B वर्ग। तो आयत का प्रत्येक विकर्ण जो है √L वर्ग प्लस B वर्ग होता है। इसे आप याद रखेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC बराबर BD बराबर √L वर्ग प्लस B वर्ग। यह विकर्ण की लंबाई अगर निकालना है, विकर्ण की अगर लेंथ निकालना है, लंबाई निकालना है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बताया कि आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। जैसे हमने ये BD निकाला उसी प्रकार से आप AC निकाल सकते हैं, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी तो CD जितना होगा उतना ही AB होगा। तो यहाँ से इस त्रिभुज को ले लेंगे तो AC स्क्वायर बराबर फिर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो AC की लंबाई भी √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगी, जैसे अभी हमने निकाला। तो पहली प्रॉपर्टी आपको मालूम हो गई कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। दूसरी प्रॉपर्टी में दोस्तों आपको याद रखना है
कि आयत के विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं। क्या सेंस हुआ? यहाँ पर हमने एक विकर्ण AC ले लिया, दूसरा BD ले लिया, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु O है, विकर्ण का मतलब डायगोनल, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट O है, तो यहाँ से शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं। तो जितनी OA की लंबाई होगी, O से शीर्ष A की दूरी, उतनी ही OB की लंबाई होगी, उतनी ही OC की लंबाई होगी और उतनी ही OD की लंबाई होगी। तो आयत के विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। इसकी ज़रूरत हमको जब भी कहीं क्वेश्चन लगाने में पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे कि आयत के विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, आप याद रखेंगे। दोस्तों तीसरी प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। अब आपको याद क्या रखना है कि आयत के विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से, अर्थात इसके डायगोनल जहां पर इंटरसेप्ट करते हैं, वहां से जो वर्टिसेस हैं इनकी डिस्टेंसेस बराबर होती हैं। ये आपको याद रखना है कि आयत के विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं। दोस्तों दो प्रॉपर्टी हमने बताया आपको। तीसरी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि आयत के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं किंतु समकोण नहीं बनाते हैं। जैसे यहां पर हमने एक आयत बना दिया ABCD, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसके विकर्ण जो हैं, ये विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब यह है जितनी OA की लंबाई होगी उतनी ही OC की लंबाई होगी और प्रत्येक AC का आधा होगा। OA बराबर OC, AC का आधा, मतलब यहाँ ये हुआ पूरा विकर्ण दो भागों में बट जाएगा तो प्रत्येक भाग पूरे का आधा हो गया। और दूसरा इसी प्रकार OB बराबर OD और प्रत्येक BD का आधा हो जाएगा। तो ये विकर्ण जो है बिंदु O पर समद्विभाजित होते हैं। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि आयत के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का आशय ये हुआ कि OA बराबर OC और प्रत्येक AC का आधा, OB बराबर OD और प्रत्येक BD का आधा हो जाएगा। तो दो बराबर भागों में विकर्ण O के द्वारा बंट जाते हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों विकर्णों का, यहाँ से विकर्ण दो बराबर भागों में बंट जाते हैं। तो आइए, ये आपकी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी। और आइए अब चौथी प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों चौथी प्रॉपर्टी ये है आयत का प्रत्येक विकर्ण उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देता है। कोई भी विकर्ण हम खींचते हैं, कोई भी डायगोनल खींचते हैं आयत का, रेक्टेंगल का, तो वह आयत को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देता है। यहाँ पे मैंने डायगोनल AC खींच दिया, यहाँ पर ये हमने AC, इसका डायगोनल हुआ, दूसरा BD होगा। तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बन गए, तो ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। इसका सेंस ये हुआ कि आयत का प्रत्येक विकर्ण उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज ADC, क्षेत्रफल त्रिभुज ADC, और प्रत्येक जो है वह क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल आयत ABCD का आधा, ABCD का प्रत्येक आधा हो जाएगा, क्योंकि पूरा क्षेत्रफल जो होगा उसका प्रत्येक त्रिभुज आधे क्षेत्रफल का हो जाएगा। अगर पूरा 40 वर्ग सेमी है तो 20 वर्ग सेमी ABC होगा और 20 वर्ग सेमी ADC। इसका मतलब आयत का प्रत्येक विकर्ण उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देता है। आपको याद रखना है कि आयत का प्रत्येक विकर्ण उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देता है। ये आपका जो है दोस्तों जो है
थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, जो आपको याद रखना है। यहां पर हमने एक आयत बना दिया ABCD। दोस्तों, आयत का जो परिगत वृत्त होता है, आयत के शीर्षों से होकर जाने वाला वृत्त, वह कैसे खींचते हैं? विकर्ण को व्यास मानकर। आपको याद रखना है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, तो आयत के विकर्ण को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त आयत का परिगत वृत्त होता है। तो आयत का जब भी दोस्तों परिगत वृत्त खींचेंगे तो आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि आयत का जो सर्कम सर्किल होता है, परिगत वृत्त होता है, वह जो है विकर्ण को व्यास मानकर खींचा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से दोनों विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, यहाँ शीर्ष तक की दूरी, ये आयत की रेडियस हो जाएगी, आयत के परिगत वृत्त की रेडियस हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस वृत्त की रेडियस चाहे OD को मानिए, चाहे OA को मानिए, या OB को मानिए, या OC को मानिए, चूंकि यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु से शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं, तो प्रत्येक दूरी बराबर हो जाएगी। तो ये आयत का जो परिगत वृत्त है, इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी वह विकर्ण की आधी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? आपको क्या याद रखना है कि आयत के परिगत वृत्त की त्रिज्या जो R होगी वह विकर्ण का आधा हो जाएगा। विकर्ण का आधा, इसका सेंस हुआ चाहे AC का आधा लीजिए, चाहे BD का आधा लीजिए। तो विकर्ण अभी मैंने बताया था आयत का होता है √L वर्ग + B वर्ग अपान 2। तो परिगत वृत्त की त्रिज्या, आयत के परिगत वृत्त की त्रिज्या जो होती है वह विकर्ण की आधी होती है। इसका मतलब √L वर्ग + B वर्ग बटा 2, यह परिगत वृत्त की त्रिज्या हो गई दोस्तों, आयत के परिगत वृत्त का अगर हमको क्षेत्रफल देना है तो आपको क्या याद रखना है? परिगत वृत्त के क्षेत्रफल को अगर A से लिखें तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। यहाँ R की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये दोस्तों √L वर्ग + B वर्ग बटा 2। अब इसको दोस्तों हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो पाई इसका वर्ग हो जाएगा, R वर्ग है, ये R की वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया। तो πL वर्ग + B वर्ग और 2 का वर्ग दोस्तों 4। तो इस प्रकार से आयत के परिगत वृत्त का जो क्षेत्रफल है, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, आयत के परिगत वृत्त का जो क्षेत्रफल हुआ πL वर्ग + B वर्ग अपान 4 होता है। तो परिगत वृत्त की त्रिज्या हमने बताया √L वर्ग + B वर्ग अपान 2 है। परिगत वृत्त का क्षेत्रफल L वर्ग + B वर्ग का π/4 गुना होता है, जहां पर L और B आयत की लंबाई और चौड़ाई है। तो ये आयत के परिगत वृत्त का हमने क्षेत्रफल बताया दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं, ये आपको चौथी प्रॉपर्टी हमने बताया कि आयत का जब भी परिगत वृत्त खींचते हैं तो विकर्ण को हम व्यास मानकर खींचते हैं और विकर्ण आयत के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे विकर्ण हमने बताया था कि विकर्ण जो है जहाँ काटते हैं वहाँ शीर्षों की दूरियाँ बराबर होती हैं। तो OA, OB, OC, OD बराबर होंगे, तो यही परिगत वृत्त की त्रिज्या की माप हो जाएगी। और यहाँ से दोस्तों परिगत वृत्त की त्रिज्या हमने बताया कैलकुलेट कर ये होता है √L वर्ग + B वर्ग अपान 2। तो याद रखेंगे आप। अब दोस्तों आयत के जो अंदर वृत्त हम खींचते हैं, आयत का अंतः वृत्त खींचते हैं, इनर सर्किल जब हम बनाते हैं तो उसकी छोटी भुजा को हम व्यास मानकर वृत्त खींचते हैं। याद रखना है आपको, जैसे ये आयत है, अगर इसके अंदर हमें वृत्त बनाना है तो इसकी छोटी भुजा को हमें व्यास मानना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इसकी लंबाई L है, आयत की चौड़ाई B है, तो छोटी भुजा B हो गई और बड़ी भुजा L, B इज <L हो गया। तो इस छोटी भुजा को दोस्तों हम व्यास मानकर अगर वृत्त खींचेंगे तो यह आयत का अंतः वृत्त हो जाता है। तो दोस्तों
आयत का अंतःवृत्त खींचने के लिए छोटी भुजा को व्यास मानते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये जो है पूरी जो चौड़ाई है आयत की, यही अंतःवृत्त का व्यास हो गया, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा दोस्तों। तो आयत के अंतःवृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी वह b/2, इसका मतलब हुआ छोटी भुजा का आधा। आयत के अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटी भुजा का आधा। तो आपको याद रखना है कि आयत के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है छोटी भुजा का आधा। इसका मतलब छोटी भुजा b है और उसका आधा। अब दोस्तों ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अगर हमको लिखना है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो पाई r की वैल्यू b/2 लिख दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, तो ये हो गया πb²/4। तो ये आयत के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हुआ πb²/4। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर छोटी भुजा आयत की मालूम है तो उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हमें देना होगा तो हम बता सकते हैं, और अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर हमको देना होगा तो b/2 से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आयत के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, आयत के परिघवृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, आयत के अंतःवृत्त की त्रिज्या हम बता सकते हैं, आयत के परिघवृत्त की त्रिज्या हम बता सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी हो गई दोस्तों। अब अगली प्रॉपर्टी हम जो है उसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जो आपको याद रखना है कि अगर ये आयत है दोस्तों, यहाँ पर ABCD हमने एक आयत रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया है। तो दोस्तों आपको याद क्या रखना है, इसकी किसी भुजा को हम आधार बनाकर समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज बना देते हैं तो उसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। BC को आधार हम बनाकर यहाँ पर एक त्रिभुज फॉर्म कर दिए, BEC। ये देखिए आप दोस्तों, BC को आधार मानकर यहाँ पर एक त्रिभुज हमने फॉर्म कर दिया BEC। अगर दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें देना है तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, लंब डाल दिया, तो इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी त्रिभुज की, यह आयत की चौड़ाई के बराबर हो जाएगी। ये आयत की चौड़ाई है और ये इसका त्रिभुज का जो आधार होगा वो आयत की लंबाई के बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये ट्रेंगल का क्षेत्रफल है। इसका मतलब हुआ कि क्षेत्रफल हम ले रहे हैं त्रिभुज BEC का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार आपका L हो गया और ऊंचाई इसकी H है। H को हटा के इसकी जगह हम B लिख सकते हैं, क्योंकि जो त्रिभुज की ऊंचाई होगी वह जो है आयत की चौड़ाई के बराबर होगा। ये कोण 90 डिग्री है। तो अब आपको याद रखना है कि बेस से दोनों रेखाएं समकोण बना रही, इसलिए दोनों समांतर होंगी और ये इनकी लेंथ भी बराबर होगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम H की जगह B को ट्रांसफर कर देंगे तो 1/2 L इंटू B हो गया। ये त्रिभुज जो बना BEC का क्षेत्रफल, BEC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज BEC का जो क्षेत्रफल हो गया, BEC का क्षेत्रफल हो गया वह 1/2 L इंटू B। और आपको ये याद रखना है कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वह L इंटू B होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस आयत के क्षेत्रफल का ये मान आधा है, मतलब LB का आधा हाफ LB है। इसका मतलब यह हुआ कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ 1/2 आयत जो बना है हमारा ABCD का क्षेत्रफल, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह आयत के क्षेत्रफल का आधा हुआ। तो अब आपको प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है कि एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। तो हम आयत के विषय पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों ABCD यदि कोई आयत है, ABCD यदि कोई आयत है
यहाँ पर ABCD मैंने एक आयत बना दिया, तो आयत के अंदर स्थित बिंदु से सम्मुख शीर्षों की दूरियों का वर्ग बराबर होता है। क्या होता है याद रखेंगे, आयत के अंदर स्थित बिंदु से, यह बिंदु कहीं भी हो सकता है, P अंदर होना चाहिए आयत के, तो यहाँ से सम्मुख शीर्षों की दूरियों का वर्ग अगर जोड़ें तो वो बराबर होता है। मतलब जितना PA वर्ग होगा प्लस PC वर्ग का मान, जितना PA वर्ग प्लस PC वर्ग का मान होगा योग में, उतना ही दोस्तों PB वर्ग और PD वर्ग का योग होगा। ये मिला देते हैं दोस्तों यहाँ पर। अब आपको याद रखना है जो मैंने बताया कि आयत के अंदर स्थित बिंदु से सम्मुख शीर्षों की दूरियों के वर्गों का योग बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकली हमने लिखा है PA वर्ग प्लस PC वर्ग का जो योग होगा वह PB वर्ग प्लस PD वर्ग होगा। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे आप याद रखेंगे। आयत के अंदर स्थित बिंदु से सम्मुख शीर्षों की दूरियों के वर्गों का योग बराबर होता है। प्रतियोगी परीक्षा में कभी कभी ये डिस्टेंस दे देता है, अंदर बिंदु दे देता है, 2 का माप दे के, 3 का माप दे के और ये चौथे का किसी का मान पूछ देगा तो आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगली प्रॉपर्टी आपको जो याद रखनी है, जैसे मैंने आयत बना दिया, ये मैंने आयत बना दिया, तो आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर चतुर्भुज बनता है, वह समचतुर्भुज होता है। यहां पर जैसे दोस्तों हमने एक आयत फॉर्म कर दिया है, थोड़ा तिरछा फिगर बन जाता है क्योंकि बोर्ड इस प्रकार से है, हमारा सेटिंग ही है, तो आप थोड़ा सा केयर करेंगे। आयत ही हम बना रहे हैं। यहां पे दोस्तों अगर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को ले लें, AB का मध्य बिंदु हमने P ले लिया, BC का मध्य बिंदु Q ले लिया, CD का मध्य बिंदु R ले लिया, AD का मध्य बिंदु S ले लिया, तो देखिए दोस्तों ये हमारा आयत है। ये जो हमने ABCD लिया है, ABCD आयत है, और आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो चतुर्भुज जो फॉर्म होता है, यह दोस्तों आपको याद रखना है, अंदर जो चतुर्भुज बना ये समचतुर्भुज होता है। हम आपको बताएंगे इसके विषय में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब करने लगेंगे तो सिमिलैरिटी से ऐसा होता है, समरूपता के कारण ऐसा होता है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन बनाता है कि आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पे कौन सा चतुर्भुज बनता है, तो आप याद रखेंगे समचतुर्भुज, और इसका रेसिप्रोकल भी याद रखेंगे, व्युत्क्रम भी याद रखेंगे कि अगर समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हम मिला देंगे तो आयत बनता है। जैसे यहाँ पे दोस्तों हमने एक समचतुर्भुज बना दिया, तो अभी समचतुर्भुज चूंकि बताए नहीं है तो आपको याद रखना है, समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और शीर्षों के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो समचतुर्भुज के अगर ये मान लीजिए हमारा कोई समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के विषय मैंने बताया, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और शीर्षों के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सभी कोण बराबर नहीं होते, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर ये कोई समचतुर्भुज है और इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हम मिला दें इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो चतुर्भुज बनेगा ये PQRS, ये आयत होता है, ये आयत रेक्टेंगल होता है। समचतुर्भुज को हम रंबस बोलते हैं और ये बन जाएगा रेक्टेंगल। तो दोस्तों अब आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पे जो चतुर्भुज बनता है वह समचतुर्भुज बनता है, और समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला देंगे तो आयत बन जाएगा। तो आयत से समचतुर्भुज बनता है और समचतुर्भुज से आयत बनता है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रॉपर्टी है। और आइए कुछ और बातें आपको बता देते हैं दोस्तों प्रॉपर्टी में। आयत के बाहर से अगर, जैसे आयताकार मैदान है कोई, उसके बाहर से अगर हम रास्ता बना दें x चौड़ाई का, तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं आपको याद रखना पड़ेगा। ये मान लीजिए कोई आयत है या आयताकार मैदान है दोस्तों, और इसके बाहर से हमने एक रास्ता बना दिया, मैदान के बाहर से हमने एक रास्ता बना दिया है, ये रास्ता हम बना रहे हैं
और इस रास्ते की जो चौड़ाई है, इस रास्ते की जो चौड़ाई है वह x मात्रक है, x मात्रक चौड़ाई हमने रखा है। मतलब ये जो रास्ता आयत के बाहर से बना है, आयत हमारा ABCD है, ABCD है, और इसके बाहर समान चौड़ाई का हमने x चौड़ाई का ये रास्ता बना दिया है। तो इस रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है, आपको याद रखना है, रास्ते का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है L प्लस ये 2x L प्लस B प्लस 2x होता है। ये फार्मूला है जिसे हम बताएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, बट आपको याद रखना है कि आयत के बाहर से अगर हम कोई रास्ता बना देते हैं तो उस रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 2x L प्लस B प्लस 2x। और इस रास्ते का जो परिमाप होता है, रास्ते का परिमाप, इसे भी आप याद रखेंगे दोस्तों, तो रास्ते का परिमाप होता है 4L प्लस B प्लस 2x। ये रास्ता जो बना है, इस रास्ते का परिमाप होता है 4L प्लस B प्लस 2x, जहाँ L और B क्या है, इस आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो एक तो आपको क्षेत्रफल याद रखना है और दूसरा इस रास्ते का परिमाप याद रखना है। तो परिमाप याद रखेंगे, क्षेत्रफल ये कैसे होता है इस पर हम न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, फार्मूला है, इसे आप याद रखेंगे। और दोस्तों ये हमने रास्ता बाहर से बनाया था, अगर हम रास्ता अंदर से बना देंगे आयत की, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये आयत है और इस आयत की लंबाई और चौड़ाई, ये रेक्टेंगल है और इसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, और इसके अंदर से हमने x चौड़ाई का रास्ता बना दिया दोस्तों। अंदर से x चौड़ाई का अगर कोई रास्ता बना देते हैं तो आयत के यहाँ देखिए अंदर से हमने x चौड़ाई का रास्ता बना दिया। ये पूरा आयत है ABCD, इस आयत के अंदर से हमने x चौड़ाई का रास्ता बना दिया। याद रखना है, बाहर से नहीं बना रहे हैं, अंदर से बना रहे हैं। तो अंदर जो रास्ता बनेगा, आयत के जो अंदर चारों तरफ रास्ता बनेगा, उस रास्ते का क्षेत्रफल होता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2x L प्लस B माइनस 2x। जैसे अभी हमने लिखा था, जो बाहर से रास्ता बना था उसमें 2x L प्लस B प्लस 2x था, यहाँ 2x L प्लस B माइनस 2x होगा। तो ये रास्ता अंदर से होकर जाएगा आयत के, ये आपको याद रखना है। और इस रास्ते का जो परिमाप होगा उसे भी याद रखना है। रास्ते का परिमाप जो होता है यहाँ पे 4L प्लस B माइनस 2x होगा। पिछले वाले में हमने जब रास्ता बाहर से गया था तो हमने बताया था 4L प्लस B प्लस 2x, यहाँ 4L प्लस B माइनस 2x होगा। यहाँ पे दोनों साइन देखिए माइनस हैं, और वहाँ पर जब बाहर से रास्ता गया तो दोनों साइन प्लस थे। तो ये महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। और फार्मूले में आपको क्या याद रखना है दोस्तों कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। ए का मतलब क्षेत्रफल, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। दूसरी चीज क्या याद रखना है, आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग। तो आयत का परिमाप होता है दोस्तों 2 लंबाई धन चौड़ाई, अर्थात लंबाई लंबाई और चौड़ाई चौड़ाई का योग कर लेंगे तो 2 लंबाई धन चौड़ाई हो जाएगा। यहाँ पर फिगर बना देते हैं दोस्तों, ये मैंने आयत बना दिया ABCD, इसकी लंबाई L, चौड़ाई B। तो आपको याद रखना है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और दूसरा फार्मूला हमने जो बताया दोस्तों, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप तो मैंने बताया ये होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ लिख देते हैं लंबाई धन चौड़ाई, इसको हम P से लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल L प्लस B। ये लंबाई लंबाई तो 2 लंबाई, चौड़ाई चौड़ाई, 2 चौड़ाई। जो चतुर्भुज हो या त्रिभुज हो, कोई भी बहुभुज है, उसका परिमाप देना है तो उसकी जो भुजाएं होती हैं उसको हम जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, आयत का परिमाप हो गया 2 लंबाई धन चौड़ाई। और तीसरा फार्मूला जो आपको याद रखना है दोस्तों, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण।
तो आयत का जो विकर्ण होता है, अभी मैंने बताया था अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। अब ये डायगोनल d इक्वल टू अंडर रूट एल वर्ग प्लस बी वर्ग। तो आयत का डायगोनल जो होता है अंडर रूट एल वर्ग प्लस बी वर्ग होता है, इसे याद रखना है दोस्तों। एक फार्मूला और आपको याद रखना पड़ेगा कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कभी भी लिखना है तो l माइनस बी बराबर होता है अंडर रूट एल प्लस बी का वर्ग माइनस 4lb। ये लंबाई और चौड़ाई का अंतर निकालने के लिए फार्मूला है। जब लंबाई और चौड़ाई का योग दिया हो, गुणनफल दिया हो, तो गुणनफल का मतलब आयत का क्षेत्रफल दिया हो और लंबाई और चौड़ाई का योग दिया हो, अंतर निकालना है, तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाकर आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर हम निकाल लेंगे। ये फार्मूला हमारा a माइनस बी के होल वर्ग बराबर होता है, होल उसका a माइनस बी का होल पावर 2 इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल पावर 2 माइनस 4ab। तो यहीं से ये जनरेट हुआ है। इधर से a को हम l माने हैं और b को b माने हैं, तो l माइनस बी बराबर l प्लस बी का वर्ग माइनस 4lb, और यहाँ से वो स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लग जाएगा। तो वहीं से हमने जनरेट किया है। तो अब आपको याद रखना है दोस्तों, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। बहुत ही उपयोगी क्लास हम बता रहे हैं। अभी आयत की कुछ प्रॉपर्टी पे हमने डिस्कस किया और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन लगाने में आपको काफ़ी आसानी होगी। इसको समझ के रखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।